अगर हम आदिवासी और मुस्लिम मिक्स सोशल इंजीनियरिंग हो जाए तो ये सीट बहुत आसान है जिसको भी जीतने के लिए। और मेरा मानना था कि अगर मेरी बहन या मुझे टिकट मिला जाता 2024 में तो हम ज़रूर जीत के आते। हमें तो पहले तो टिकट ही नहीं मिला और उसके बाद अगर मिलता, मेरा ज़रूर मानना था कि हमारे बहुत अच्छे चांसेस थे ये सीट जीतने के लिए। आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनना चाहती थी पिछले 3-4 साल से, वो उनका ख्वाब चला गया है। दिल्ली में उनको बिल्कुल बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। और मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे उनका देवापाड़ा, सागपाड़ा, नेत्रांग, जागरिया जहाँ पर आदिवासी भाई-बहन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, धीरे-धीरे वो चला जाएगा। फैजल भाई क्या चाहते हैं कि वो राज्यसभा में जाए या तो विधायक बने या तो फिर लोकसभा में जाए, और इसके लिए आपने कांग्रेस के आला नेताओं से कोई बात की? या अभी तो कोई भी पोज़ीशन दे, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। बात करें कि मुझे ऑफ़र्स आते हैं अलग-अलग पार्टी से, जी, आते हैं। वो तो कभी-कभी आ जाते हैं क्योंकि एक उनका लीडर जो अभी जेल में है, वो उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, अपना मीडिया पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए। ईवीएम्स में बहुत गड़बड़ी है। ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશની રાજનીતિમાં કોંગ્રેસનો સૌથી મોટો એક ચહેરો હતો અહેમદભાઈ પટેલ. ભલે અહેમદભાઈ પટેલ ક્યારેય કેન્દ્ર સરકારમાં મંત્રી નતા બન્યા, પરંતુ તેઓ કહી શકાય કે કોંગ્રેસના ચાણક્ય હતા. કોંગ્રેસની સરકારની વાત હોય કે કોંગ્રેસના મંત્રીમંડળની રચનાની વાત હોય, એમાં અહેમદભાઈ પટેલનો મહત્વનો ભાગ હતો. સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલ અત્યારે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ તેમના જે પુત્ર છે ફૈઝલભાઈ પટેલ, તે અત્યારે સમાજ સેવાના કાર્યોમાં જોડાઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને તેઓનું કોંગ્રેસ વિશે શું કહેવું છે અને કોંગ્રેસમાં તે અત્યારે છે કે નહીં, તે વિશે આપણી સાથે ખાસ વાતચીત કરવા માટે फैजल भाई છે, એમની સાથે વાત કરશું. फैजल भाई, पहले तो बताएं कि आप समाज सेवा में है या तो अभी कांग्रेस में है? मैं दोनों में हूँ। समाज सेवा में ज़्यादा हूँ और भरूच में मैं ये नई बात नहीं है, मैं तकरीबन 2008 से मैं एजुकेशन हेल्थ केयर में काम करते आ रहा हूँ। मेरा एक सरदार पटेल हॉस्पिटल है, कार्डियक सेंट्रिक, जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स है साउथ गुजरात में। हम ट्रस्टीज़ और मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ ये चला रहे हैं। मेरा एक पब्लिक स्कूल है जो क्लास 1 से क्लास 12 तक है, और हमारा आईटीआई भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हम अंडर प्रिविलेज, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड 18 से 21 साल की उम्र के लोगों को हम ट्रेनिंग करते हैं, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, फिटर, और फिर हम उनको नौकरी भी, जॉब प्लेसमेंट 2 साल की देते हैं। तो देखिए, कांग्रेस में होना समाज सेवा ही है, ये दोनों चीज़ सेम सेम है। अभी मैं बस मामूली कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ और जो भी मैं समाज के लिए जो सेवा करता हूँ, वो ऑटोमैटिकली कांग्रेस पार्टी को ही फ़ायदा देती है। दूसरी बात मेरा फैजल भाई कि अभी जो आप बोले कि समाज सेवा में है, राहुल गांधी की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी जो पॉलिटिक्स है, किस तरह से आप उनको देखते हैं, आप क्या मानते हैं? तो राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पार्टी जो उनके हाथ में है, वो राहुल जी एक निडर लीडर हैं। तो आपको ये सोच समझना चाहिए कि वो किसी किसी भी सिचुएशन, किसी भी जो भी जो होता है उनसे डरते नहीं हैं उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है बीजेपी का, अलग-अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ की, या जभी भी वो मीडिया में आते हैं, उनकी पूरी बीजेपी की पूरी टीम उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन राहुल जी एक बहुत निडर लीडर तो हैं ही, और उनसे हर पार्टी वर्कर कांग्रेस का बहुत प्यार करते हैं उनसे और उनको लीडर मानते हैं। मेरे भी लीडर हैं, और मैं मानता हूँ कि एक दिन वो ज़रूर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप मानते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से कांग्रेस का ग्राफ है इतना ठीक नहीं रहा। इवन लोकसभा के चुनाव हो या तो फिर स्टेट के चुनाव हो, आप क्या मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शासन है, क्या मानते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के भी लीडर हैं। और अभी जैसे आपने देखा पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ, ये पूरी क्रेडिट क्यों मिल रही है नरेंद्र मोदी जी को? काम तो पूरा हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने किया, आर्मी ने, एयर फोर्स ने, नेवी में, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और उनको ऑटोमैटिकली ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस हुआ, उनको जाके क्रेडिट मिली। और नरेंद्र मोदी जी को हमें क्रेडिट तो देना चाहिए, वो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन के आए हैं,
और देश में देखिए बहुत तकलीफें ऑलरेडी हैं और आती आ रही हैं। हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात देखिए, बेरोजगारी की, और फिर महंगाई की बात करें और भ्रष्टाचार की बात करें, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। और इसके बारे में ही राहुल जी निडर होके प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन वो लीडर हैं और हमें उनको कुछ तो क्रेडिट देना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अब तीसरे टर्म में है। लेकिन आप एक तरह से आप राहुल गांधी के काम के बारे में अच्छा बता रहे हैं। दूसरी ओर जो बीजेपी के मतलब बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का भी आप कह रहे हैं कि उनका शासन अच्छा है, तो फिर विपक्ष किस तरह से काम कर पाएगा? आप कांग्रेस में होंगे, कांग्रेस क्योंकि बीजेपी के नेता का अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कैसे अपनी पार्टी को आप आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, जो भी पॉलिटिक्स में होता है, या विपक्ष में होता है या ऑपोजिशन में होता है, दोनों अगर पॉलिटिक्स में हैं तो उनकी एक ही सोच है, राय है कि देश का भला हो। तो देश का भला हो, आप ऑपोजिशन वाले जो ऑपोजिशन में हैं और जो मुद्दे जो उठाते हैं, वो जो सरकार जो पावर में है वो उनको सोचती है, समझती है और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना है राहुल जी, नरेंद्र मोदी जी दोनों हमारे देश के सिटीजन्स हैं और लीडर्स हैं। दोनों ही भारत की जो तरक्की हो, देखिए अभी हमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं बाहर देश से भी, पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। अब हमारे जो भी हमारे कंट्रीज हैं आजू-बाजू, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हमारे हमारे अभी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और बहुत कठिनाइयाँ हैं मोदी जी की सरकार को। फिर आप देखेंगे कि हमारे अमेरिका में टैरिफ के बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तकरीबन 50% टैरिफ हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स में डालते आ रहे हैं, इंपोर्ट्स में डालते आते आ रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है और ये आपके जो भी लीडर हों, अगर राहुल जी भी अभी प्रधानमंत्री होते, उनको भी बोला जाता था, बोला जाएगा कि आप ये प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी हैं, राहुल जी हैं, दोनों ही काम देश की सेवा के लिए में पीछे ही लगे हुए हैं। ये तो हमने राष्ट्रीय राजनीति और इंटरनेशनल मुद्दों की बात करेंगे। हम अब बात करेंगे भरूच, जो आपका पिताजी का भी क्षेत्र था। भरूच लोकसभा की बात है। भरूच लोकसभा के अंदर क्या मानते हैं आपके कि जो लोकसभा के चुनाव थे, तो जो गठबंधन में मतलब इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को टिकट दिया था, उस समय आपने और आपकी बहन ने टिकट मांगा था। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के ये गलती हुई थी, या क्या कहेंगे भरूच लोकसभा के बारे में? तो भरूच लोकसभा की अगर आप पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग समझते हैं, आप तो यहीं से हैं, आपको मेरे से भी ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। अगर हम आदिवासी और मुस्लिम मिक्स सोशल इंजीनियरिंग हो जाए, तो ये सीट बहुत आसान है जिसको भी जीतने के लिए। और मेरा मानना था कि अगर मेरी बहन या मुझे टिकट मिला जाता 2024 में, तो हम ज़रूर जीत के आते। लेकिन हम निराश भी थे और हमने सेंटर से बात भी की, लेकिन इन द एंड हम कांग्रेस पार्टी के सोल्जर्स हैं। हम उनके सेना सेना में हैं, कांग्रेस के सेना में हैं। जो भी डिसीजन हाईकमान ने लिया, हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन हाँ, बहुत उदासी है, निराशा है कि हम ये लोकसभा सीट नहीं जी हमें तो पहले तो टिकट ही नहीं मिला, और उसके बाद अगर मिलता, मेरा ज़रूर मानना था कि हमारे बहुत अच्छे चांसेस थे ये सीट जीतने के लिए, क्योंकि लोग परेशान हैं भरूच में, लोग परेशान हैं गुजरात में। अब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात देखिए, बेरोज़गारी की बात देखिए, आप महँगाई की बात देखिए और करप्शन, भ्रष्टाचार की बात करें, ये प्रॉब्लम गुजरात में बहुत है। लोग बहुत थके हुए हैं ये सब प्रॉब्लम से, और वो चाहते हैं कि ऑपोज़िशन बोले। लेकिन भरूच में अभी बहुत ये मुद्दे तो मैंने आपको बताए, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और लोग, और हर हर साल हमारे हर 2 साल में हमें हमें ये बाढ़ भी आती है, उससे भी प्रॉब्लम आती है और लोग थक गए हैं। और मेरा मानना है कि लोग ऑपोज़िशन में किसी को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भरूच में अभी ये ऑपोज़िशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से कितना कांग्रेस को नुकसान हुआ? क्योंकि विधान लोकसभा के चुनाव में ये सीट गई थी आम आदमी पार्टी के पास। भले ही इंडिया गठबंधन जो चुनाव हार गया और भरूच सीट बीजेपी जीत गई। क्या मानते हैं कि ट्राइबल एरिया के अंदर डेडियापाड़ा सागबारा से लेके बाकी जगह पे बीजेपी का जो बीजेपी के साथ साथ अब बीजेपी का तो ग्राफ है ठीक, लेकिन जो कांग्रेस का जो वोटर्स थे वो आम आदमी पार्टी के साथ
धीरे धीरे जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ट्राइबल एरिया के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके साथ लोग जा रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये बात, क्योंकि मैं आपको कारण बताता हूँ। पहले तो आम आदमी पार्टी जो नेशनल पार्टी बनना चाहती थी पिछले 3-4 साल से, वो उनका ख्वाब चला गया है। दिल्ली में उनको बिल्कुल बीजेपी ने खत्म कर दिया। बीजेपी सरकार आ गई, अब अगली होगी पंजाब के बाद। जो ये बात कर रहे हैं कि भरूच गुजरात में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड अब बन चुका है, नंबर 2 बात पार्टी है, ये बिल्कुल गलत है। उनका बस इम्पैक्ट जो है हमारे भरूच और नर्मदा में थोड़े एरियाज़ में, देवियापाड़ा, सागपारा, नेत्रांग और झगड़िया में। इन जगहों पे ज़रूर आम आदमी पार्टी मानता हूँ कि वो विपक्ष में है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के वर्कर्स और कांग्रेस पार्टी के जो वोट बैंक है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में और अब पंजाब में हार रही है, वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाएँगे। मेरे फ़ादर, मरहूम फ़ादर सालों से आदिवासी भाई-बहन के लिए काम करते आ रहे हैं, शांति से काम करते आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि लोगों का इतना भला हुआ है। पापा ने इतने सारे स्कीम्स यहाँ शुरू किए। आदिवासी भाई-बहन को अपना खुद का माना है इतने सालों से और मैं भी ये करते आ रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। धीरे-धीरे उनका देवापाड़ा, सागपारा, नेत्रांग, झागड़िया जहाँ पर आदिवासी भाई-बहन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, धीरे-धीरे वो चला जाएगा। जैसे दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी अब खत्म हो रही है, यहाँ पर भी खत्म हो जाएगी और कांग्रेस ऑलवेज़ नंबर 2 रहेगी। उनके पार्टी वर्कर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनका वोट बैंक भी बिल्कुल इंटैक्ट है। मैं मानता हूँ एक बात और भी मानता हूँ कि अगर 24 में मेरी और मेरी बहन को अगर ये टिकट मिलती, तो सोशल इंजीनियरिंग जो है, आदिवासीज़ का नंबर 1 जो परसेंटेज है, फिर मुस्लिम नंबर 2 मुसलमान की जो वोट बैंक है, अगर इन दोनों को मिला देते, तो कांग्रेस आराम से जीत जाती। हम बिल्कुल आदिवासी भाई-बहन को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन भरूच अगर लोकसभा जीतती हैं, बहुत सारे अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे और मुद्दे हैं, जो मैं और मेरी बहन दिल्ली को समझते हैं बहुत। हम दिल्ली में रहे हैं, पले-लिखे हैं, गुजरात में भी बहुत हमारा विज़िट्स रहता है, हम काम भी करते हैं। तो मेरा मानना आपने जो प्रश्न पूछा, आम आदमी का इम्पैक्ट धीरे-धीरे बिल्कुल चला जाएगा गुजरात में और भरूच डिस्ट्रिक्ट में भी। एक और सवाल, जो आपने अपने पिताजी के साथ काफी लंबे समय काम किया, जैसे कि पॉलिटिक्स में आप क्या उनसे सीखे? और जब पॉलिटिक्स में थे, तब आपसे कोई ऐसी बात उनसे याद आती हो कि कोई ऐसी बड़ी चीज जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। देखिए, मैं मानता हूँ पहले तो मेरे मेरे फ़ादर लेट अहमद पटेल जी, इंडिपेंडेंस के बाद ही वाज़ वन ऑफ द टॉप पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया और उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन करी है, बस कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए, ये हमें हिस्ट्री बताएगी बाद में। आपको खुशी भी होगी सुनने के लिए कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ, जहाँ पेंगुइन पेंगुइन ने मुझे अथॉरिटी दी है कि मैं एक किताब लिखूँ और ये किताब का टॉपिक ही है अहमद पटेल का रोल यूपीए में। और उस बुक्स को आपके आपके सब व्यूअर्स भी खुश होंगे पढ़ते हुए। मैं इंग्लिश का और गुजराती ट्रांसलेशन भी ला रहा हूँ और जो ये बड़े मुद्दे थे यूपीए के टाइम पे, जैसे कि यूएस न्यूक्लियर डील, तेलंगाना फॉर्मेशन, थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी कॉमनवेल्थ गेम्स के, ये मैं चैप्टर टू चैप्टर लिख रहा हूँ किताब। दिसंबर में मुझे 70,000 पेजेस का मैनिफेस्ट सबमिट करना है और ये किताब बस यूपीए के बारे में नहीं है, जो पापा ने रोल किया था यूपीए के सब बड़े-बड़े मुद्दे पे। ये किताब आपको पापा की यूपीए के पहले में भी जो हुआ था, कैसे वो हर दफ़ा राज्यसभा में आए, लोकसभा में आए, बहुत अलग-अलग स्टोरीज़ थी, जैसे उन्होंने मिसेस गांधी और गांधी परिवार को सपोर्ट दिया और फिर यूपीए के बाद में भी मेरे फादर ने इतने बड़े-बड़े काम किए। पहले तो आप सब जानते हैं कि ये राज्यसभा की टिकट उन्होंने कैसे जीती। अमित शाह जी और पूरी बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ी थी, फिर उन्होंने फिर भी विक्ट्री लगी। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब बना, पहली दफ़ा सोशल इंजीनियरिंग हुई, जो एक राइट विंग शिवसेना की पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये भी मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर आखिरी में ये किताब में मैं लिख रहा हूँ कि पापा की जो जब उनका देहांत हुआ, ये स्टोरी ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ था। लोग लोग समझते हैं कुछ गड़बड़ की बात भी है, लेकिन जो भी हुआ था मैं सब किताब में लिख रहा हूँ और आपका दूसरा प्रश्न था कि पापा से मैंने क्या सीखा?
आपको प्रश्न पूछना चाहिए था कि आपने पापा से क्या नहीं सीखा। उन्होंने हमें कभी पॉलिटिक्स में आने के लिए नहीं बोला। तो हम चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहें। इसके लिए अलग अलग कारण थे। डायनास्टिक पॉलिटिक्स में पापा बिलीव नहीं करते थे। और वो और से भी चांस, और एक और बात थी, वो सोचते थे कि पॉलिटिक्स एक बहुत सेल्फिश, एक बहुत गलत प्रोफेशन है लोगों के लिए। तो वो मुझे बोलते थे कि अगर आपको समाज के लिए सेवा असली में करनी है, आप अपनी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से करिए, जो मैं करते आ रहा हूँ, सरदार पटेल से, हॉस्पिटल से, आईटीआई से। और पापा जैसे इंसान बहुत कम आते हैं इस दुनिया में। उन्होंने मुझे सिखाया है कि हमें पेशेंट होना चाहिए। और उन्होंने मुझे सिखाया कि लोगों का अगर भला करना है, आप चुपचाप करिए। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये किया, वो किया। और पापा की जो 2-3 चीज़ें, ये बातें हैं कि वो, देखिए, धार्मिक भी बहुत थे मेरे फ़ादर, और इस्लाम को बहुत प्रैक्टिस करते थे, फ़ॉलो करते थे। और हमारे जो इस्लाम में जो हमारे नबी थे, लास्ट फाइनल नबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद प्रॉफ़ेट प्रॉफ़ेट मोहम्मद, उनकी जो ज़िंदगी थी, जैसे वो सिंपल रहते थे, वो गुण मेरे फ़ादर भी वही प्रैक्टिस करते थे। और ये मैं भी करता आ रहा हूँ। आपने जैसे मुझे मैंने आपको शायद पता है कि मैं मीडिया में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। और ये मैं जानबूझ के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए लोगों को बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ये पापा ने मुझे सिखाया। और हम्बल रहना, बिल्कुल शांति से रहना, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करना, सच बोलना, ये नेचुरली जो भी पापा के गुण थे, वो मेरे में भी आए हैं। और मैं समाज का काम करते आऊँगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला, मुझे असेंबली में आने के लिए बचपन से मुझे ख्वाहिश थी कि मैं गुजरात असेंबली में आऊँ, या लोकसभा या राज्यसभा में आऊँ। ये मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं जो भी काम अभी स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों के लिए न्याय लाना और भ्रष्टाचार को फाइट करना, ये मुझे पार्लियामेंट में आके, असेंबली में आके, ये पॉलिसी को मुझे इम्पैक्ट करना है। तो ये आपके प्रश्न जो थे, अहमद पटेल जी सबसे टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के रहे हैं। और उनकी असली लेगेसी, और ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन धीरे-धीरे उनकी लेगेसी और भी निकलेगी। और मैं मानता हूँ कि ये स्टोरी, ये जो भी है, ये बातें जब निकलेंगी, तब लोगों को और अहमद पटेल जी के बारे में पता चलेगा। तो आपने ये बताया कि आपके पिताजी के बारे में, फैजल भाई क्या चाहते हैं कि वो राज्यसभा में जाए, या तो विधायक बने, या तो फिर लोकसभा में जाए, और इसके लिए आपने कांग्रेस के आला नेताओं से कोई बातचीत की है? जी, देखिए, पहले तो आपको पता है कि हम 2024 में मेरी और मेरी बहन ने काफ़ी कोशिश की कि ये सीट हमें मिले लोकसभा की। और जो भी कारण थे, और नहीं मिले, हम निराश भी थे। और लेकिन हम पार्टी के सच्चे सेना हैं, सेवक हैं। और हमने फिर ये सीट बलिदान दी, क्योंकि इंडिया अलायंस में हमने आम आदमी पार्टी को ये दी। लेकिन मेरा मानना ज़रूरी है कि सोशल इंजीनियरिंग जो है हमारे भरूच डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर हम आदिवासी भाई-बहन और मुस्लिम कम्युनिटी का अगर हम वोट बैंक ले आएँ, तो मैं मानता हूँ कि 24 की ये जो लड़ाई हुई थी, हम ज़रूर जीत के आते। लेकिन ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, अगर मुझे वो राज्यसभा की टिकट देना चाहेंगे, या अभी तो कोई भी पोज़ीशन दे, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। अभी तो मैं बस कांग्रेस पार्टी का एक नॉर्मल सेवक वर्कर हूँ। लेकिन आपके पिताजी तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में थे, तो आपको ऐसे खलता नहीं कि पिताजी शीर्ष नेतृत्व में थे, आप कार्य कर रहे, कभी बात हुई हो आगे? देखिए, ये मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बोला है कि जो सत्ता होती है, सत्ता और डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो होती है, लेगेसी की बात होती है। मेरे पिताजी ने तो एक बहुत बड़ा लेगेसी छोड़ा है, लेकिन वो लेगेसी और डायनास्टी आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ये उनको जो मिली है, जो रिस्पेक्ट मिली है, उन्होंने जितना बढ़िया काम किया है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये काम करके। ऐसे ही नहीं हासिल हो जाती सत्ता, ऐसे ही पावर नहीं मिल जाती कि अगर आपके फादर ने कुछ काम किया, तो आपको उसके लिए बेनिफिट्स मिले। मैं मानता हूँ कि मैं ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मुझे अभी भी कुछ अच्छा पोज़ीशन मिल रहा है। अब मुझे लोकसभा के लिए या अभी असेंबली के लिए कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे, लेकिन निराश भी हूँ, क्योंकि हम इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ज़्यादा चांस नहीं दिया। और मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है।
और अभी इसलिए मैंने 6-8 महीने पहले मैंने मीडिया में भी बोला था कि मैं अभी समाज के लिए काम करने के लिए कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेंबर हूँ और एक मामूली वर्कर हूँ और समाज के लिए काम करते आ रहा हूँगा। पॉलिटिकली मैंने थोड़ा अभी स्लो डाउन किया है। किया है, लेकिन कई बातें ये भी आती है, कई बार आपने बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की थी, तो क्या बीजेपी से कोई ऑफर आया था आपको कि आप आ जाओ बीजेपी में, या तो कोई और पार्टी से? देखिए रिश्ते मेरे फादर भी रखते थे हर पार्टी के साथ और उनमें ये गुण बहुत था कि जब भी जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो जरूर और बीजेपी के साथ भी नहीं, बाकी सब रीजनल पार्टीज के साथ भी मिल के डेमोक्रेटिकली डिसीजंस आगे बढ़ाते थे। जो बिल्स, जो पॉलिसीज जो पास करने थे, वो सबको एक साथ डेमोक्रेटिकली लेकर आगे आ जाते थे। अगर आप बात करें कि मुझे ऑफर्स आते हैं अलग-अलग पार्टी से, जी, आते हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अभी कांग्रेस का सेवक हूँ और अब कांग्रेस पार्टी में मैं मिला हुआ हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मुझे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले और मुझे फ्यूचर में टिकट भी मिले ताकि मैं कांग्रेस में ही रहूँ। लेकिन मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि अगर ये ये चलता रहा, तो जो मैं ज़रूर जो दूसरी पार्टी से ऑफ़र आते हैं, मैं ज़रूर उसको स्टडी करूँगा। तो मतलब अगर बीजेपी से कोई ऑफर आता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपको चाहे तो राज्यसभा में भेजना चाहे कहीं से, तो आप जाएंगे क्या? मैं अभी कांग्रेस पार्टी का एक सेवक हूँ, पार्टी वर्कर हूँ और जब ऑफ़र्स जो आए हैं और आते रहेंगे, मैं डिसाइड करूँगा, लेकिन अभी मैं कांग्रेस पार्टी का एक सेवक हूँ, पार्टी वर्कर हूँ। फैसल भाई, दूसरी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ट्राइबल एरिया में आपके पिताजी ने बहुत काम किया, आपने बता रहे। पिताजी को जो आदिवासी इलाकों में जो आपके पिताजी काम करते थे, तो आपको कोई ऐसी कोई चीज याद है जो ट्राइबल एरिया में उन्होंने की हो, और आज वो चीज या तो कोई उसको मतलब अच्छा वो एरिया होगा, ऐसा कुछ याद है आपको? बेशक। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने ये साल आपको ज़रा मेरे से ज़्यादा याद होगा, जब उन्होंने एक हर एमपी को बोला था अडॉप्ट अ विलेज, गाँव अडॉप्ट करना था। ये कौन से साल में हुआ था मुझे? पहली बार जब सरकार बनी थी तो आदर्श सांसद ग्राम योजना। हाँ, ये 2015 की बात है शायद। और मेरे फादर ने और मुझे भी इन्वॉल्व किया गया था इसमें। पापा ने मुझे ले भी गए थे और अभी भी नरेंद्र मोदी जी, मैंने सुना है कि जब उन्होंने सुना कि अहमद पटेल ने जो गाँव चूज़ किया, जो हमारे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में चूज़ किया, वांदरी गाँव, और पापा ने मुझे भी ड्यूटी लगाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वहाँ स्कूल के बारे में। बहुत-बहुत काम, आपको खुशी होगी कि वहाँ बहुत डेवलपमेंट हुई है मेरे फादर की वजह से और मैंने भी मदद की थी। और अब केवड़िया की तरफ से एक नया रोड आ रहा है, हाईवे आ रहा है जो वांदरी गाँव को क्रॉस करेगा। तो नेचुरली जो भी हमारे पिताजी ने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल्स के लिए काम किया, लोगों को उनको कनेक्टिविटी दी। पहले तो आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में, मतलब 2014 से पहले उस गाँव में जाना भी मुश्किल था और हर दफ़ा जब बारिश का मौसम, मानसून का मौसम आता था तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट था। लेकिन ये बात मुझे याद है और आपको ये बात सुन के खुशी होगी, अभी भी मैं वांदरी में काम कर रहा हूँ, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड के थ्रू, यूपीएल के थ्रू, और 1-2 और कंपनीज़ हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, ट्राइबल एरियाज़ में कहाँ, ये सबसे बड़ी स्टोरी थी जो पापा ने ये अडॉप्ट किया था विलेज, वांदरी गाँव। और उसके बाद उन्होंने जब अडॉप्ट किया तो मोदी जी ने भी खुद कमेंट की थी, ऐसी अच्छी सुंदर जगह अहमद पटेल ने कैसे चूज़ कर ली, मुझे कैसे नहीं पता चला। तो ये काम उन्होंने, और देखिए वांदरी काम आप जानते हैं, वांदरी में ही बस पापा ने काम नहीं किया, झगड़िया में, देव्यापाड़ा में, सागपारा में, नेत्रांग में मेरे फादर ने पता नहीं कितने 400, 500, 600, 1000 करोड़ उन्होंने पहले, जब कांग्रेस जब पावर में थी पहले, उससे पहले भी जब नहीं पावर में थे, और यूपीए के बाद भी जब एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पर। और उनकी दुआएं, उनका जो प्यार है वो हमें, मुझे भी मिलता है। हमारा मेरा तो एक देवियापाड़ा से एक बहुत मजबूत, साल में मैं 4-5 दफ़ा तो ज़रूर आता हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल सेंटर है। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, एचएफपी फाउंडेशन का मेडिकल सेंटर है, जहाँ पर हम हर रोज़ 80 से 100 पेशेंट फ्री में ओपीडी सर्विसेज़ करते हैं, उनको दवाई में देते हैं फ्री में, और पैथोलॉजी सर्विसेज़, ब्लड टेस्ट देकर देते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है।
कि हम मैं अभी भी काम यहाँ कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल जो मेडिकल एम्बुलेंसेस, जो मोबाइल एम्बुलेंसेस है, ये यूएन ने भी बोला है साफ कि रूरल रूरल इंडिया में, जहाँ पर रूरल इंडिया नहीं, कहीं पर भी दुनिया में अगर आपको मेडिकल सर्विसेज पहुँचानी है, टेलीमेडिसिन से नहीं, मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंसेस से जब जो काम होता है, वो सबसे इफेक्टिव इम्पैक्ट है। हमारी एम्बुलेंसेज और हमारे डॉक्टर्स यहीं घूमते रहते हैं। तो ये आपने सेवा की बात की, एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि डेडियापाड़ा की आप बात करें तो थोड़े दिन पहले डेडियापाड़ा में जब अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रैली की थी, तब उन्होंने एक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि गुजरात के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और दोनों मिलके गुजरात को नुकसान कर रहे हैं और गुजरात को लूट रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप क्या समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार जो उनकी दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी और पंजाब में जो हो रहा है, वो उनको गुजरात की पॉलिटिक्स के बारे में पता क्या? वो तो कभी-कभी आ जाते हैं क्योंकि एक उनका लीडर जो अभी जेल में है, वो उनको सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं, अपना मीडिया पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए। क्या आप मानते हैं कि पंजाब और अरविंद केजरीवाल जी पंजाब सीएम के साथ क्यों आए? पंजाब सीएम के पास काम नहीं है हमारे पंजाब में जो हर दफ़ा वो अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है आम आदमी पार्टी को गुजरात में या आदिवासी समाज के लिए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वो बस वोट बैंक के लिए कि मीडिया में प्रेज़ेंट रहे, दिल्ली से तो उनकी सरकार हट ही गई है, पंजाब में भी हटने वाली है और गुजरात में भी उनका कुछ ज़्यादा चलने नहीं वाला है। तो ये बिल्कुल गलत उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन है। कांग्रेस और बीजेपी एक बड़े राइवल्स हैं, ऑपोज़िशन में हैं और सबसे बड़ा वोट बैंक और सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का है बीजेपी के बाद। और ये जो सोच है, लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अब नंबर 2 बनने वाली है, ये हवा हवा में बात करने की बात है। कभी ये नहीं होने वाला। कांग्रेस नंबर 2 रहेगी और मैं तो मानता हूँ कि 2027 में जो बड़ा ये असेंबली इलेक्शन होने वाला है, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो ये आपने बात बताई, एक आखिरी सवाल आपसे करके हम इंटरव्यू समाप्त करेंगे कि फैजल भाई के जो राजनीति में जो आप दोनों और काम करें, सोशल वर्क और राजनीति में, तो 27 के चुनाव में क्या चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है विधानसभा की, या तो फिर पार्टी के लिए काम करेंगे? और दूसरा एक सवाल, जो राहुल जी ने अभी, राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेके जो उनका आरोप लगा रहे हैं, इसको लेके आप क्या मानते हैं? तो पहले वोट चोरी की बात, ये आपने मेरे इंटरव्यूज़ पिछले साल के भी देखा था और आप गुजरात से हैं तो आपको पता है कि जब कोई भी सरकार स्टेट मशीनरी को कंट्रोल करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जब इलेक्शन होते हैं और मैं ये पहले से बोल रहा हूँ, सैम पिट्रोडा जी के से बात कर रहा हूँ, ईवीएम्स में बहुत गड़बड़ी है और जब कोई भी सरकार पूरी स्टेट मशीनरी को कंट्रोल करती है, मतलब उनके हाथ में जो पुलिस होती है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफि ये जब उनके हाथ में होती है, तो बहुत आसान है मैनिपुलेशन करना। राहुल जी जो मुद्दा उठा के लाए हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और उन्होंने तो बस बात की है कि वोट चोरी की। मैं तो मानता हूँ कि ईवीएम में भी तकलीफ़ें हैं और ये मेरे बहुत ख़ास बुज़ुर्ग, मेरे मेंटर हैं सैम पिट्रोडा जी, वो पिछले टाइम पे भी इसके बारे में मुद्दे में बात करते हैं। बीजेपी बीजेपी की सरकार करती क्या है? हर इलेक्शन में पूरे इलेक्शन में मैनिपुलेशन नहीं होती है। बस 20, 30, 40 सीट ऊपर-नीचे कर लेते हैं और उनकी जीत हो जाती है। तो जो मुद्दा जो राहुल जी ने उठाया है, बहुत देश के नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है बात है। अगर हम डेमोक्रेसी मानते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ईवीएम्स का सिस्टम ही हटा दीजिए। और कौन से देश में ईवीएम चलता है? आप बता सकते हैं? कोई कोई भी देश में ईवीएम्स मशीन नहीं यूज़ किया जाता है, बस भारत में यूज़ किया जाता है। ईवीएम से चुनाव हुए तो वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टेट है, वहां पे कांग्रेस की सरकार भी बनी है, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस ने फिर वहां पे किया होगा? जी, ये आर्गुमेंट, ये बात होती रहती है कि बीजेपी बोलती है कि आप इलेक्शन जहाँ जीते उसमें क्या? देखिए, सिस्टमैटिकली पूरा पूरा देश कंट्रोल में है, बीजेपी के हाथ में है और कभी-कभी कांग्रेस पार्टी नहीं, लोगों ने जैसे कि कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, उन्होंने बिल्कुल विरोध करा और कर्नाटका स्टेट की आप एग्ज़ाम्पल लीजिए। वहाँ पर बीजेपी पूरी स्टेट मशीनरी को कंट्रोल नहीं करती है। जैसे कि पुलिस, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, बूथ वर्कर्स,
इन जो विक्ट्री जो होती है ये कांग्रेस ने खुद हासिल की, मेकिंग श्योर की टैंपरिंग नहीं हो वोटिंग की, वोट चोरी नहीं हुई है। तो देखिए, कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है कि टैंपरिंग है, लेकिन ये ईवीएम में प्रॉब्लम है, वोट चोरी होती है, बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठ रहा है। मैं तो मानता हूं कि ईवीएम्स को भी हटा देना चाहिए और बैलेट बैलेट वोटिंग होनी चाहिए। और जो 27 के चुनाव के बारे में मेरा सवाल था, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो असेंबली के चुनाव है, गुजरात असेंबली के, तो चुनाव लड़ेंगे या तो पार्टी के लिए काम करेंगे? देखिए, 27 अभी बहुत दूर है, उससे पहले बहुत पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो बहुत देर की बात है। मैं भरूच में काम करते आ रहा हूँ और आपको भी मैं इनवाइट करता हूँ। आप कभी, आप हर दफ़ा मेरी इंटरव्यू ट्राइबल एरियाज में लेते हैं, कभी आप अंकलेश्वर आइए और देखिए, वहाँ पर भी हमारे हॉस्पिटल, हमारे आईटीआई, आपका फोकस आदिवासी भाई बहनों के है। हम बहुत फायदा उनके लिए, बहुत फ्री, बहुत काम करते हैं स्वास्थ्य में और शिक्षा में। तो ये काम मैं करते आते रहूंगा, करूंगा, लड़ूंगा, और पार्टी से भी हम लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे असेंबली में देखिए, अभी डीलिमिटेशन में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी भरूच में 7 असेंबली सीट्स हैं और हम पहले से ही हम 30-40% सीट्स उसमें 7 में से जीते थे, मतलब 2-3 सीट हमारी आ जाती थी। तो ये तो पार्टी, वो पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे या मेरी बहन या हमें टिकट मिले, और हम हकदार हैं या नहीं है, ये तो हाईकमान डिसाइड करेगी। और ये चलते आएगा। 27 अभी बहुत दूर है, लेकिन मैं मानता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी इस 27 इलेक्शन में। आपकी इच्छा है कि नहीं मेरी इच्छा, चुनाव लड़ने की 27 के विधानसभा? ऑलरेडी बोल दिया है कि देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है बचपन से लोगों की सेवा करने के लिए। अगर मैं जो ये जो स्टेट लेवल और मैं लोकल लेवल पे जो काम करते आ रहा हूँ, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मुझे ये काम असेंबली में आके करना है, गुजरात असेंबली में आके करना है, इम्पैक्ट पॉलिसी करना है। मुझे लोकसभा पार्लियामेंट में आना है, मुझे राज्यसभा में आना है, क्योंकि मैं जो काम जो कर रहा हूँ भरूच छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब मैं अगर पार्लियामेंट में आ जाऊं या असेंबली में आ जाऊं, तो मैं सैकड़ों करोड़ लोगों की मदद कर सकता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन जरूर असेंबली में या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आऊं। अब ऊपर वाला मालिक है, मैं ऊपर वाले से सब छोड़ता हूं, और बहुत मानता हूं कि ये ऊपर वाला ही सब करता है हमारे लिए, भगवान करता है, अल्लाह पाक करते हैं, जो भी उनकी फैसले होंगे। मैं शायद, आप मुझे असेंबली में देखेंगे या लोकसभा में गए, आप भी प्रार्थना करिए। તો આ હતા ફૈઝલ પટેલ. તેમને તમામ મુદ્દે આપણી સાથે ખાસ વાત કરી છે. ખાસ કરીને તેમને સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલની જે રાજનીતિ છે તેના વિશે પણ વાત કરી, અને તેઓ પણ હવે આગળ શું કરવા માંગે છે તે વિશે ખાસ વાતચીત કરી છે. આ ઉપરાંત સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલ છે તેમના વિશે તેઓ એક પુસ્તક પણ લખી રહ્યા છે, તે વિશે પણ વાત કરી છે, જેની અંદર અનેક મુદ્દાઓ હશે. ત્યારે આ હતા સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલ. તો આ હતા સ્વર્ગીય અહેમદભાઈ પટેલના પુત્ર ફૈઝલભાઈ પટેલ. તેઓએ આપણી સાથે ખાસ વાતચીત કરી છે. નરેન્દ્ર પેપરવાલા, ગુજરાત તક, નર્મદા.